नमस्कार मित्रों। समास की क्लास में हम जहाँ तत्पुरुष समास को पढ़ते हुए कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के हम 3 भेद पढ़ चुके थे, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। आज हम पढ़ते हैं चौथे भेद अपादान तत्पुरुष। चौथा भेद हो जाता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की विभक्ति क्या होगी? से। अपादान की विभक्ति क्या होती है? से, जिसका अर्थ हम सिर्फ ये निकालते हैं अलग होना, लेकिन नहीं, अपादान की जो विभक्ति होती है वो से होती है, लेकिन सिर्फ अलग होना ही नहीं, अपादान में बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। अलग होना, डरना, तुलना करना, किसी से शर्माना, किसी से शिक्षा प्राप्त करना, जब से कोई कार्य आरंभ हो वहाँ सभी जगह क्या होता है? अपादान होता है। तो इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अपादान में हम करते हैं कर्तव्य विमुख। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमुख का विग्रह क्या होगा? कर्तव्य, कर्तव्य से विमुख, कर्तव्य से विमुख। देश निकाला, देश निकाला, तो देश निकाला का विग्रह क्या हो जाएगा? देश से निकाला, देश निकाला। यहां हम देखते हैं जहां अलग होने का भाव, कर्तव्य से विमुख या देश निकाला। पदच्युत, पदच्युत, पद से च्युत मतलब हटाया हुआ। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त की हम बात करें तो क्या होगा? ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। हतश्री या श्रीहत, हतश्री नहीं, श्रीहत, तो यहाँ क्या हो जाएगा? श्री से हत, श्री से हत। श्री का मतलब क्या निकलता है? श्री के 3 अर्थ निकलते हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, धन भी होता है और शोभा भी होता है। तो यहाँ पे शब्द लिखा है श्रीहत, श्री से हत, यानी कि यहाँ आपका कौन सा होता है? अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान तत्पुरुष में इस तरीके के उदाहरण रहेंगे। बाकी के अन्य उदाहरणों को भी आपके पास जो भी कोई गाइड है आप उसमें देख सकते हैं। तो ये बात हो जाती है हमारी अपादान से, कि जिसका विग्रह करते समय हमें ये याद रखना है कि उसके बीच में विभक्ति क्या आएगी? से। और अपादान के बाद फिर अगला आ जाता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष में आप देखिए 5वां संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। इसकी विभक्ति क्या होगी? का, की, के, कि इस तरह से बीच में क्या आएगी? विभक्ति आएगी। जैसे शब्द क्या है? जगन्नाथ। शब्द क्या है? जगन्नाथ। हम इसका विग्रह क्या करेंगे? जगत के, जगत के नाथ, जगत के नाथ। राजमाता, राजमाता का विग्रह क्या होगा? राजमाता का विग्रह होगा राजा की माता, राजा की माता। ध्यान रखें, आप इस ढंग से ना कर दें कि राज्य की माता। राज्य की माता नहीं, राजा की माता है, इसलिए वो राजमाता कहलाती हैं। जैसे हम राज रानी का करें, राज रानी, तो राज रानी का हम करेंगे तो क्या होगा? राजा की रानी, राजा की रानी। राजपूत, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप एक समझने के लिए, राजपूत, तो यहाँ क्या होता है विग्रह? तो राजा का पूत, पूत से मतलब क्या निकलता है? पुत्र, पूत से मतलब क्या निकलता है? पुत्र। तो राजा का पुत्र है वो क्या कहला रहा है? राजपूत, कि राजा का पूत। लेकिन यहाँ ये शब्द अब किस में जाएगा? आपका बहुव्रीहि में
चला जाएगा, क्योंकि एक जाति विशेष के लिए ये शब्द रूढ़ हो गया। तो जाति विशेष के लिए आने की वजह से यह किस में चला जाता है, बहुव्रीहि में। तो राजा का पूत ही क्या है, राजपूत, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। तो इस ढंग से हम सारे शब्दों का हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, और विग्रह करते समय हमें इन विभक्तियों के आधार पर हम उसका क्या करेंगे, विग्रह करना होगा। अब जो शब्द कल हमने बात किया था, कन्यादान, कन्यादान, तो कन्यादान का आप विग्रह क्या करेंगे, कन्या का दान, ना कि कन्या के लिए दान। किस में आएगा, संबंध तत्पुरुष में। अब एक शब्द जैसे ये आ जाता है भूदान, भूदान, और भूदान का विग्रह क्या होगा, भू का दान, भू का दान, अर्थात हमने कोई धरती का दान दिया है, वो क्या है, भूदान। लेकिन यह भूदान शब्द जो है यह बहुव्रीहि में पहुंचेगा। विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन भूदान, विग्रह के आधार पर तो यह दिखता है कि संबंध तत्पुरुष में है, लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ किस में चला जाता है, विनोबा भावे द्वारा चलाया गया एक आंदोलन। जैसे शब्द आ जाता है गोदान, तो गोदान का आप विग्रह करेंगे, जैसे आप कल कन्यादान का विग्रह कर रहे थे, कन्या के लिए दान, तो गोदान का विग्रह यह थोड़ी होगा गौ के लिए दान, नहीं, गौ का दान। और यहाँ पे विग्रह क्या हो जाएगा, गो, गो का मतलब क्या है, गाय, गौ का दान। और गोदान शब्द भी यदि अगर बहुव्रीहि नहीं दे रखा है तब तो हम भाई इनमें से किसी भी विकल्प में बहुव्रीहि नहीं दे रखा है यहाँ पे। अब भूदान का है, बहुव्रीहि नहीं दे रखा, तो निश्चित रूप से ये संबंध तत्पुरुष में ही आएगा। लेकिन यहाँ गोदान इसके साथ बहुव्रीहि दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका अर्थ किस पे चला जाता है, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान, उसके लिए। या फिर प्रेमचंद का गोदान हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, और फिर वहाँ पे दिया, और फिर वहाँ पे हमसे पूछा जाता है, तो उत्तर हमारा किस पे आएगा, बहुव्रीहि पे आएगा, क्योंकि एक विशेष अर्थ दे रहा है वो, इसलिए वो किस में चला जाएगा, बहुव्रीहि में चला जाएगा। तो ये बात हो जाती है हमारी संबंध तत्पुरुष की। इसके बाद अगला अंतिम हमारा जो कारकों के आधार पर है वह कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष। और अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति क्या होगी, में या पर। छठा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। और अधिकरण तत्पुरुष की हम विभक्ति क्या रखेंगे, में या फिर पर। जैसे शब्द है कवि पुंगव, कवि पुंगव, तो इसका विग्रह क्या होगा, कवियों में, कवियों में पुंगव, कवियों में पुंगव। पुंगव का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, कवियों में पुंगव। तर्क कुशल, तर्क कुशल, और तर्क कुशल का विग्रह क्या होगा, तर्क में कुशल, तर्क में कुशल। रणवीर, रणवीर, रणवीर का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रण में वीर, रण में वीर। हरफन मौला, हरफन मौला, हरफन मौला का विग्रह करेंगे हम तो क्या होगा, इसका विग्रह हर फन में मौला, हर फन में मौला। मौला का मतलब क्या होता है, दक्ष, कुशल, एक्सपर्ट। हर का मतलब प्रत्येक, और फन का मतलब कला, कौशल, स्किल जिसे हम कहें। तो प्रत्येक कार्य में जो दक्ष है वो आपका क्या कहला रहा है, हरफन मौला। तो यहाँ विग्रह के बीच में विभक्ति क्या आ गई, में। तो जब भी कभी हम अधिकरण तत्पुरुष से संबंधित कोई सामासिक पद होगा तो उसका विग्रह करते समय हमें बीच में विभक्ति में या पर लगाना होगा। जलमग्न, जलमग्न का हम कर दें जलमग्न, तो जल में मग्न, जल में मग्न, इस ढंग से इसका क्या होगा, विग्रह होगा।
तो कवि पुंगव, तर्क कुशल, रणवीर, हरफन मौला, जल में मग्न। इस ढंग से हमें इन सारे शब्दों का क्या करना है, विग्रह। तो ये है हमारे कारक के आधार पर 6 भेद हो जाते। इसके बाद अगले जो हमारे संस्कृत में जिस ढंग से वो देखने को मिलते हैं समास कुछ, तो उसमें हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लुप्त पद। लुप्त पद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास में आप समझ लीजिए, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ कारक विभक्तियों का ही हम क्या कर रहे थे, लोप कर रहे थे। लेकिन इसमें अब आपका लोप किन किन चीज़ों में होगा, बहुत सारे पद गायब हो जाएंगे। लुप्त पद में क्या हो जाता है, सिर्फ एक कारक विभक्ति ही नहीं, बहुत से अन्य पद भी क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे लुप्त पद में हम करते हैं तुलादान, तो तुलादान का विग्रह क्या होगा, तुला से, अब आप समझिए इसमें देखिए, तुला से बराबर, तुला से बराबर करके दिया हुआ, तुला से बराबर करके दिया हुआ दान। अब आप देखिए, ये तुला और ये दान और बीच के ये सारे के सारे पद क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ क्या गायब हो रहा था, विभक्ति गायब हो रही थी, वहाँ विभक्ति गायब हो रही थी, लेकिन यहाँ बहुत से पद क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे गुड़धानी, गुड़धानी। अब गुड़धानी का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गुड़ में मिली हुई, गुड़ में मिली हुई धानी, गुड़ में मिली हुई धानी। तो यहाँ गुड़ रहा, ये धानी रहा और बीच से ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती है, बीच से ये चीज़ें गायब होती हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रेल पर चलने वाली, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो ये रेल, ये गाड़ी और बीच के ढेर सारे पद क्या हो जाते हैं, इसमें गायब हो जाते हैं। जैसे वायुयान, वायुयान, वायुयान में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वायु में चलने वाला यान। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। तो इस आधार पर हम ये कहेंगे कि जहाँ सिर्फ कारक चिन्ह का ही नहीं, बहुत से पदों का जहाँ क्या हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं, बहुत से पदों को लुप्त कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, वही आपका क्या है, लुप्त पद तत्पुरुष समास। और इसी तरह से एक अगला आ जाता है न्याय तत्पुरुष। न्याय तत्पुरुष समास में क्या होगा कि संस्कृत में पूर्व पद ए या अन लगाकर, संस्कृत में अगला आ जाता है न्याय तत्पुरुष, न्याय तत्पुरुष समास। न्याय तत्पुरुष समास में देखिए, संस्कृत में ए या फिर अन या अन लगा करके कुछ सामासिक पद बनाए जाते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, न्याय तत्पुरुष। जैसे अनाचार, जैसे शब्द क्या है, अनाचार। अब अनाचार का हम विग्रह करते हैं तो सिर्फ इसका अर्थ निकलता है नए आचार। आचार का मतलब क्या होता है, नीति। आचार का मतलब क्या होता है, नीति। जो नीति के अनुरूप है वो तो क्या होता है, आचार। और जो नीति के खिलाफ है, जो नीति नहीं है, वो क्या कहलाता है, अनाचार, मतलब नए आचार। अनिच्छुक, अनिच्छुक, और अनिच्छुक का करते हैं तो क्या हो जाएगा, न इच्छुक, जो इच्छुक नहीं है, न इच्छुक, जो इच्छुक नहीं है। और शब्दों की हम बात करते हैं अनपढ़, अनपढ़, तो अनपढ़ का क्या हो जाएगा, न पढ़ा हुआ, न पढ़ा हुआ, अनपढ़। न पढ़ा हुआ क्या होगा,
अनपढ़। अमंगल, न मंगल, अमंगल, तो अमंगल में क्या हो जाएगा, न मंगल। मतलब जहां नकारात्मकता का भाव आपका रहेगा वो आपके किस में आते हैं, न तत्पुरुष में। उनका पूर्व पद कुछ इस ढंग का उपसर्ग लगा करके और फिर उसमें नकारात्मकता का भाव रखा जाता है, वो सामासिक पद आपके किस में आते हैं, न तत्पुरुष में आते हैं। इससे अगला फिर आ जाता है हमारा उपपद तत्पुरुष। और उपपद तत्पुरुष में क्या होगा कि उपपद तत्पुरुष में पूर्व पद के साथ अंतिम जो द्वितीय पद होता है वह कोई मूल शब्द ना हो करके, द्वितीय पद कोई मूल शब्द ना हो करके कोई प्रत्यय के रूप में क्या आता है, काम आता है। एक मार्कर में इंक एक बार थोड़ी डाल ली जाए, उसके बाद हम अपनी क्लास को लेते हैं आगे। तो उपपद तत्पुरुष की हम बात करते हैं। उपपद तत्पुरुष में द्वितीय पद कोई मूल शब्द ना होकर के प्रत्यय के रूप में विद्यमान होता है। जैसे अगला आ जाता है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। और उपपद तत्पुरुष का जैसे हम करते हैं स्वर्णकार, शब्द क्या है, स्वर्णकार। तो स्वर्णकार का क्या हो जाएगा, सोने का काम करने वाला, सोने का काम करने वाला, स्वर्णकार। तो यहाँ मूल तो आपका प्रथम पद क्या है, स्वर्ण, और द्वितीय पद क्या है, कार। कार किसके रूप में प्रयुक्त हो रहा है, प्रत्यय के रूप में। जैसे बटमार, बटमार, तो बटमार का हम विग्रह करें तो बाट। बाट का मतलब क्या होता है, मार्ग। बाट का मतलब क्या होता है, मार्ग। में मारने वाला, बटमार, मार्ग में मारने वाला, यह क्या कहलाएगा, बटमार कहलाएगा। अगला हम शब्द लेते हैं फलदाई। फलदाई, और फलदाई का क्या होगा, फल को देने, फल को देने वाला, फलदाई। तो यहाँ प्रारंभिक जो बाद वाला जो पद होता है वह किसके रूप में विद्यमान होता है, प्रत्यय के रूप में। बटमार, फलदाई, स्वर्णकार। महीप, शब्द क्या है, महीप। तो महीप का क्या हो जाएगा, मही। मही का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। मही का मतलब क्या है, पृथ्वी। मही को पालने वाला, मही को पालने वाला कौन होता है, राजा। महीप किसके पर्याय में आता है, राजा के पर्याय में। मही का मतलब पृथ्वी, धरती को पालने वाला। तो यहाँ ईप प्रत्यय लगा हुआ है अंत में, मही मूल शब्द है। और इसी आधार पर हम यहाँ तय करेंगे कि जहाँ द्वितीय पद जो है वो द्वितीय पद कोई मूल शब्द ना होकर किसी प्रत्यय के रूप में काम आए, वो आपका कौन सा समास होता है, उपपद तत्पुरुष समास। और इसी में अंतिम एक ये रहता है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष का मतलब जहाँ किसी पूर्व पद के साथ या बीच में कोई विभक्ति होती नहीं है लेकिन स्वाभाविक रूप से उसके साथ लगी हुई होती है, तो ये अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष मतलब किसी न किसी रूप में विभक्ति उसमें साथ रहती है, प्रथम पद के साथ जुड़ी हुई होती है, तो अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास में हम उदाहरण देखते हैं, मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय। तो इसका विग्रह क्या होगा, मृत्यु को जय। जय का मतलब जीतने वाला, जय करने वाला, मृत्यु को जय करने वाला, अर्थात मृत्यु पर जीत हासिल करने वाला। विश्वंभर,
विश्वंभर, विश्व को भरण करने वाला, विश्व को भरण करने वाला विश्वंभर। धनंजय शब्द क्या है? धनंजय। धनंजय का विग्रह हम करेंगे तो धन को जय करने वाला धनंजय। अब आप यहाँ देखें मृत्युम, यहाँ एक तरीके से जो ये मैं के साथ अनुस्वार लगा हुआ है ये विभक्ति का ही कार्य कर रहा है। मृत्यु को जय करने वाला, विश्व को भरण करने वाला, धन को जय करने वाला। जय का मतलब यहाँ जीतने वाले से है। तो ऐसे शब्द जहाँ, ऐसे सामासिक पद जहाँ किसी न किसी रूप में विभक्ति उसके साथ दिखाई तो नहीं पड़ती है लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई होती है, तो इस ऐसे जो सामासिक पद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलुक तत्पुरुष समास। अलुक, लुक जैसे अंग्रेजी का शब्द है और जो दिखाई नहीं पड़ रही लेकिन फिर भी उसके साथ विभक्ति जुड़ी हुई है, तो अलुक तत्पुरुष समास के क्या होते हैं? वो उदाहरण होते हैं तीर्थंकर, तीर्थंकर, तीर्थों को करने वाला, तीर्थों को करने वाला। ऊट पटांग, ऊट पटांग का विग्रह हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊंट पर टांग, ऊंट पर टांग। ये क्या हो गया? ऊट पटांग। ऊट पटांग क्या होता है? शब्द की प्रकृति को समझिए कि ऊट पटांग शब्द कहाँ से बना, कैसे बना। कि कोई भी व्यक्ति जब कोई बेहुदा कार्य करता है, जो ना करने जैसा कार्य है और फिर भी करने की कोशिश करता है, उसी वक्त पर हम ऐसा बोलते हैं कि देखो कैसा ऊट पटांग कर रहा है काम। ऊट पटांग का मतलब क्या हो गया? कि यह व्यक्ति ठीक वैसा ही कार्य कर रहा है मानो खड़े ऊंट पर टांग रख देने जैसी बात हो, जो कि संभव ही नहीं है कि खड़े ऊंट पर टांग कैसे रख पाएंगे, नहीं है, लेकिन फिर भी उसको करने का प्रयास किया जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या कहा गया? ऊट पटांग। तो ये बात हुई हमारी जो इन चार भेद, भाई कारक के आधार पर हमने 6 भेद पढ़े, फिर 4 हमने ये पढ़े हैं उपपद तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष, न्याय तत्पुरुष। इसके बाद जो हमारे तत्पुरुष में 2 हिस्से और बच जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु, उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है? कि कर्मधारय समास का जब भी हम विग्रह करते हैं, तो उसका विग्रह करते समय प्रथम पद कर्मधारय समास, कर्मधारय। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो प्रथम पद क्या होगा? या तो उपमान होगा या फिर विशेषण होगा। प्रथम पद क्या होगा? या तो उपमान होगा या फिर क्या होगा? विशेषण होगा। यदि प्रथम पद आपका उपमान हुआ तो द्वितीय पद निश्चित रूप से क्या रहेगा? उपमेय रहेगा। तो द्वितीय पद क्या रहेगा? उपमेय। और यदि प्रथम पद विशेषण है तो द्वितीय पद क्या रहेगा? विशेष्य। तो द्वितीय पद क्या रहेगा? विशेष्य। उपमान उपमेय के बीच में हमेशा विभक्ति क्या आएगी? के समान। उपमान उपमेय के बीच में विभक्ति क्या आएगी? के समान। और विशेषण विशेष्य के बीच में विभक्ति क्या आएगी? है जो, या फिर है जिसका, है जिसका, है जिसकी, कुछ भी इस तरीके से आ सकते हैं। जैसे हम शब्द लेते हैं नीलोत्पल। नीलोत्पल का हम विग्रह क्या करेंगे? नीला है जो, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। उत्पल का मतलब क्या होता है? कमल। नीला है जो उत्पल। तो यहाँ ध्यान दीजिए हमारा विग्रह किससे हुआ? है जो। विग्रह किससे हुआ? है जो से। तो है जो से पहले यहाँ पे क्या है? नीला, जो कि विशेषण है, और उत्पल क्या है? विशेष्य है। तो नीला यहाँ पे क्या हो जाता है? विशेषण, और उत्पल क्या है? विशेष्य। उत्पल क्या है? विशेष्य।
हम बात करें तुषार धवल, तुषार धवल, तो तुषार धवल का विग्रह हम क्या करेंगे? तुषार, तुषार के समान, तुषार के समान धवल, तुषार के समान धवल। तुषार का मतलब क्या होता है? बर्फ, और धवल का मतलब क्या होता है? सफेद। बर्फ के समान सफेद, तो यहां तुषार उपमान हो जाता है और धवल क्या हो जाता है? उपमेय। यहां सफेदी की तुलना की जा रही है किसके साथ? बर्फ के साथ। तो तुषार धवल का विग्रह क्या हो जाता है? तुषार के समान धवल। चंद्रवदन, चंद्रवदन, चंद्रवदन का विग्रह हम क्या करेंगे? चंद्र के समान, के समान वदन। ध्यान रखना, वदन का मतलब बदन नहीं होता है, वदन का मतलब क्या होता है? मुख। तो चंद्रमा के समान मुख, और इसी तरीके से दूसरी उपमा देकर हम कर सकते हैं चंद्र बदन। यहां अब की बार पूरे शरीर की तुलना की गई है चंद्रमा से, यहां सिर्फ किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। तो वदन और बदन में दोनों में क्या है? अंतर है। वदन का मतलब मुख और बदन का मतलब शरीर। और कुछ उदाहरण देखिए आप। राजीव लोचन, राजीव लोचन का हम विग्रह करेंगे राजीव, राजीव लोचन, और राजीव लोचन का विग्रह क्या होगा? राजीव के समान, राजीव के समान लोचन, राजीव के समान लोचन। राजीव यहां क्या है? उपमान। राजीव क्या है? उपमान। एक तो आप पहचानने के लिए सीधा सीधा इसी से समझ जाया करें कि यदि अगर आपके सामासिक पद का विग्रह किससे हुआ है? के समान से, के समान या फिर रूपी, जैसे हम कहते हैं ना कि सिंह रूपी नर, अरविंद रूपी मुख, तो ऐसी स्थिति में वहां रूपी से कर दें चाहे के समान से कर दें, तो वहां पे आपका के समान से पहले आपको क्या मिलेगा? उपमान मिलेगा, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उपमेय मिलेगा। यहां नेत्रों की तुलना की जा रही है किससे? कमल से। तो लोचन यहां क्या है? उपमेय। लोचन क्या है यहाँ? उपमेय। हम अगर विग्रह करें यहाँ, शब्द क्या है? अल्पाहार। शब्द क्या है? अल्पाहार। तो अल्पाहार का विग्रह क्या हो जाएगा? अल्प, अल्प है जो आहार, अल्प है जो आहार। ध्यान दीजिए विग्रह किससे हुआ? है जो। है जो से पहले विशेषण होता है जो के बाद हमेशा क्या होता है? विशेष्य। तो विशेष्य यहाँ क्या है? आहार। आहार क्या है? विशेष्य। इस आहार की विशेषता है कि वो कैसा है? अल्प है। अल्प का मतलब कम, तो अल्प यहाँ क्या हो जाता है? विशेषण। अल्प क्या हो जाता है? विशेषण। तो जब भी आपका विग्रह है जो, है जिसका, है जिसकी, है जिसके, इस ढंग से होता है तो इनसे पहले आपको विशेषण मिलेगा और बाद में क्या मिलेगा? विशेष्य। और यदि अगर आपका विग्रह होता है के समान या रूपी से, तो इनसे पहले आपको उपमान मिलेगा और उनके बाद आपको क्या मिलेगा? उपमेय मिलेगा। ठीक है। कुछ और उदाहरणों की हम बात करें, जैसे काली मिर्च। अब काली मिर्च का हम विग्रह करें काली मिर्च, तो क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च। अब यहां मिर्च क्या है? विशेष्य, और काली क्या है? विशेषण। इस ढंग से हम कुछ उदाहरण कर सकते हैं। नवयुवक, नवयुवक। अब नवयुवक का क्या होगा? कि नव है जो युवक, मतलब युवा स्थिति की बात कर रही है, तो नव है जो युवक। युवक की विशेषता क्या बताई जा रही है? युवक विशेष्य है और वो कैसे हैं? नव है, अर्थात नए युवा है। तो यहां अपना शब्द हो जाता है नवयुवक। ये बात होती है कर्मधारय समास में। कुछ एक दो पद और देख लीजिए, जैसे हम यहाँ इन शब्दों का विग्रह करने में भी बड़े कंफ्यूज हो जाते। चरण कमल, चरण कमल। अब चरण कमल का हमें विग्रह करना है, तो यहाँ याद रखिए कि उपमान क्या है? उपमान चरण है या कमल है? उपमान क्या है? कमल है।
तो पहले कमल को लिया जाता है कि कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। तो यहां चरण क्या है? उपमेय, और कमल क्या है? उपमान। हम कहें नरसिंह, तो इसका विग्रह क्या होगा? सिंह रूपी नर, सिंह रूपी नर। मुखारविंद, और मुखारविंद की हम जब कहेंगे तो क्या होगा इसका? अरविंद रूपी मुख, अरविंद रूपी मुख। अरविंद क्या है? कमल, और कमल यहाँ मुख की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो ये हो जाता है कर्मधारय समास। और तत्पुरुष के अंतिम भेद को अब हम पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा कि द्विगु समास की पहचान कैसे रहेगी कि जिस सामासिक पद में प्रथम पद संख्यावाची हो, जिस सामासिक पद में प्रथम पद कैसा हो? संख्यावाची हो, लेकिन कोई विशिष्ट अर्थ नहीं देता हो। द्विगु समास, द्विगु समास में आप देखिए कि प्रथम पद कैसा होगा? प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची होगा, प्रथम पद संख्यावाची होगा, लेकिन कोई विशिष्ट अर्थ न देता हो, कोई विशिष्ट अर्थ न देता हो। बात समझ लीजिए पहले कि द्विगु समास की पहचान यह होगी कि प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, लेकिन कोई विशिष्ट अर्थ ना देता हो, तब तो वो किस में रहेगा? द्विगु में। यदि अगर उसका कोई विशिष्ट अर्थ निकल जाता है तो वह किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि में। जैसे हम कहते हैं एकांकी, तो एकांकी का मतलब क्या हो गया? एक अंक का। इसका एक अर्थ यही निकलता है, कोई भी नाटक हो सकता है, कोई पत्रिका हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एकांकी का मतलब हो गया एक अंक का, वो जो भी कुछ है। तो इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता, यही इसका अर्थ निकलता है। तो किस में आएगा? हमारा द्विगु समास में आएगा। हम बात करते हैं तिबारा। तिबारा का, बारा का मतलब क्या होता है? द्वार। 3 बारों वाला भवन, तो 3 बारों वाला भवन, इसका अर्थ यही निकलता है तिबारा। तो तिबारा में आपका सामासिक पद क्या रहेगा? द्विगु रहेगा। इसमें कोई कहीं किसी विशिष्ट अर्थ ना देने की वजह से किस में रहेंगे? अपने द्विगु समास में रहेंगे। जैसे त्रिवेदी, अब त्रिवेदी है तो त्रिवेदी का क्या होगा? 3 वेदों को जानने वाला, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। जो 3 वेदों को जानता है, कोई भी हो सकता है, कोई विशिष्ट अर्थ नहीं निकलता कि त्रिवेदी का कोई विशिष्ट अर्थ निकलता हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो 3 वेदों का ज्ञाता हो सकता है, चतुर्वेदी हो सकता है, द्विवेदी हो सकता है। तो ये सभी किस में आएंगे? हमारे द्विगु में आएंगे। जैसे हम कहें इकलौता, अब इकलौता की हम बात करें तो एक ही है जो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इकलौता। किस में आएगा? द्विगु में आएगा। तो इस ढंग से जहां कोई विशेष अर्थ ना निकले। अब विशेष अर्थ निकलने वाली बात क्या है समझिए। जैसे शब्द है चारपाई, शब्द क्या है? चारपाई। अब चारपाई का हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा? 4 हैं जिसके पाए, 4 हैं जिसके पाए। पाए का मतलब क्या होता है? पैर। तो हम हर 4 पैर वाली चीज को चारपाई तो नहीं कह सकते ना। हम हर 4 पैर, मान लो टेबल है, टेबल में भी 4 पैर होते हैं, लेकिन टेबल को हम चारपाई नहीं कहते हैं, क्योंकि चारपाई का अर्थ रूढ़ हो चुका, विशिष्ट हो चुका है। तो इसलिए चारपाई का अर्थ किससे निकलता है? खाट से निकलता है, और यह किस में चला जाता है? फिर बहुव्रीहि में चला जाता है।
जिस बहुव्रीहि अपने आप में अलग से कोई समास नहीं है। बहुव्रीहि समास क्या है कि जहां भी कोई चीज स्पेशल है, जो भी चीज कुछ खास है, जो विशिष्ट है, वह बहुव्रीहि समास के अंदर आती है। उसकी कोई देखिए आप उसकी परिभाषा भी, अगर कोई पद प्रधान नहीं होता उसमें, अपने पदों के अर्थ को छोड़कर, दोनों पदों के अर्थ को छोड़कर कोई तीसरा ही अर्थ देता है, वो क्या होता है, हमारा बहुव्रीहि समास होता है। तो जब भी कोई शब्द जिसका प्रारंभिक, जिसका पूर्व पद या फिर प्रथम पद हम कहें, पूर्व पद कहें, कोई संख्यावाची हो लेकिन कोई विशिष्ट अर्थ ना देता हो, तो वो किस में रहेगा, हमारा द्विगु समास में। द्विगु संबंधित कुछ और उदाहरण, जैसे चौराहा। चौराहा, चौराहा किस में आएगा, द्विगु में आएगा। त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवन का विग्रह क्या हो जाता है, तीन भुवन, तीन भुवनों। भुवनों का मतलब क्या होता है, लोक। भुवन का मतलब क्या होता है, लोक। तीन भुवनों, भुवनों का समाहार, तीन भुवनों का समाहार। तो ये क्या हो जाता है, त्रिभुवन। त्रिभुवन कौन कौन से हैं, आकाश, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, त्रिभुवन। शताब्दी, शत अब्दों का समूह, शत अब्दों का समूह। 100 साल, अब्द का मतलब क्या होता है, वर्ष। शतांश, 100वां अंश। तो यहाँ शतांश किसी भी चीज के लिए हम बोल सकते हैं कि उसका 100वां हिस्सा, उसका शतांश। तो ये सारे के सारे शब्द किस में आते हैं, द्विगु समास में आते हैं। किस में आते हैं, द्विगु समास में। तो जहां की प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, लेकिन उसका अर्थ विशिष्ट ना निकले, जैसे हम कहें चौमासा, तो चौमासा का विग्रह क्या होता है, 4 मास का समाहार। तो हर एक 4 मास को, चौमासा का मतलब हो गया 4 मास का समाहार, कि कोई भी 4 मास है और उसका समूह में हम कहें। पर हम हर एक 4 महीनों को हम चौमासा तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि चौमासा सिर्फ वही आता है जो हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर या जून से शुरू होकर के, तो जो 4 महीने विशेष रूप से बरसात के होते हैं, उन्हीं के लिए क्या कहा जाता है, चौमासा कहा जाता है। यदि अगर हम कहें कि भाई नवरात्र गए, नवरात्र का मतलब क्या होता है, 9 रात्रियों का समाहार। तो अब से पिछली जो 9 रातें निकली हैं, 9 रातें तो गई हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि नवरात्र गए हैं, नहीं। नवरात्र जो आएंगे वो माता की पूजा के जो वो विशेष रूप से जो 9 दिन आते हैं, उन्हीं के लिए नवरात्र शब्द काम में आता है। तो इसलिए वो किस में जाएगा, बहुव्रीहि समास में। तिरंगा शब्द 3 रंग का, हर 3 रंग की चीज को हम तिरंगा नहीं कह सकते हैं। तिरंगा का अर्थ क्या निकलता है, राष्ट्रीय ध्वज से ही निकलता है, अर्थात विशिष्ट अर्थ होने की वजह से वह किस में चला जाता है, बहुव्रीहि में चला जाता है। तो आप याद रखिए, किसी भी समास में से, चाहे वो अपना तत्पुरुष क्यों ना हो, चाहे वो द्वंद्व क्यों ना हो, चाहे वो कोई अव्ययी भाव क्यों ना हो, कहीं भी किसी भी समास में कोई भी चीज यदि अगर विशिष्ट होती है, तो वह उठकर उसका उत्तर कहाँ चला जाता है, हमारा बहुव्रीहि समास में चला जाता है। तो ये हो हमारा द्विगु समास। हमारे 2 समास हो चुके हैं, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। शेष जो बचता है वो हमारा बचता है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।